प्राची घर की सफाई कर रही होती है, लेकिन सफाई करने के बाद भी घर बिल्कुल भी साफ नहीं लग रहा था, क्योंकि घर काफी ज्यादा पुराना हो गया था। इसलिए बार बार पुराना पेंट दीवार से निकल रहा था और नीचे गिर रहा था। ये देखकर प्राची को बहुत गुस्सा आता है। हद हो गई है, मैं कब से घर की सफाई कर रही हूँ और घर है कि बिल्कुल भी साफ लगता ही नहीं। मैं तो परेशान हो गई हूँ। माँ जी ने घर बनवा तो लिया, लेकिन भूल जाती है घर को भी साल 2 साल में चमकाना जरूरी होता है। प्राची गुस्से में अपने कमरे में जाती है और सो जाती है। कुछ देर बाद प्राची की सास कल्पना आती है और घर इतना गंदा देखती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। बहू बहुत कामचोर होती जा रही है। कोई काम करने को बोल दो तो सीधा सबसे पहले अपने कमरे में ही भाग जाती है। आज इसको बताती हूँ, घर की बहू का काम होता है घर में सफाई रखना, और एक ये है कि समझती ही नहीं, अब भी अपने कमरे में ही सो रही है। महारानी थक जो जाती है। कल्पना गुस्से में अपनी बहू के कमरे में जाती है जहाँ प्राची सो रही थी। कल्पना प्राची को उठाने लग जाती है। बहू काम धाम तो है नहीं तेरे पास, लेकिन सोने के लिए सबसे पहले भागती है। अरे तुझे ऐसे बिखरा हुआ घर देखकर क्या अच्छा लगता है? तुझसे एक काम भी नहीं होता क्या? माँ जी, मैं एक ही काम को बार बार करती भी रहूँ ना तो भी कुछ नहीं होने वाला है। आज ही मैंने पूरे घर में 3 बार झाड़ू पोछा किया है, लेकिन फिर भी घर गंदा हो गया। तो इसमें मेरी क्या गलती है? वाह वाह वाह, मेरी क्या गलती है? अरे तुझे ठीक से काम तो करना आता नहीं है, झाड़ू तो तू ठीक से पकड़ती नहीं है। बड़ी आई 3 बार झाड़ू पोछा करने वाली। माँ जी, आप ना मुझे अपनी तरह तो लगाओ ही मत। मैं आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं किसी भी काम को मना नहीं करती हूँ और ना ही मुझे घर गंदा अच्छा लगता है। तो घर गंदा है, अब तो ये दिखा नहीं होगा ना महारानी को। यहाँ पर आराम से सोने आ गई। माँ जी, मुझे कुछ बोलने से पहले ना आप अपने घर की हालत को एक बार देख लो। कितना भी बार बार साफ कर लो, पुराना पेंट तो दीवार से निकल ही रहा है ना, तो उसका मैं क्या करूँ? इतना भी नहीं निकल रहा है बहू, जितना तूने बता दिया। और ज्यादा टाइम थोड़ी हुआ है, अभी पिछले साल ही तो करवाया था। इतने टाइम में कुछ नहीं होता है। माँ जी, आप ना झूठ किसी और को ही बोलो। कोई भी आसानी से आपके झूठ में आ सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है आपने घर में पेंट मेरी शादी के टाइम करवाया था और मेरी शादी को 3 साल हो गए। 3 साल बहुत होते हैं माँ जी, अब इस बार हम पेंट करवा ही लेते हैं। बहू क्यों तू बिना बात का खर्चा करने पे लगी हुई है? अरे तुझे पता भी है कि घर पेंट करवाने में कितना खर्चा आता है, ऊपर से सामान इधर उधर होगा वो अलग। अब कौन इतनी झंझट पालेगा? माँ जी, काम तो बढ़ेगा ही ना, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोच रही कि एक बार घर पेंट हो जाएगा तो हमारा घर पूरा चमक जाएगा? बहू तुझे पता है तेरी बात मैं ना मानने वाली हूँ और ना ही सुन रही हूँ, तो तू क्यों बेकार की कोशिश कर रही है? जैसा घर है वैसे ही रहने दे, और ये तेरा काम है घर साफ करना, फिर चाहे तुझे एक बार करना पड़े या फिर बार बार करना पड़े। कल्पना इतना बोलकर चली जाती है। प्राची लेकिन काफी परेशान हो रही थी। कुछ दिनों बाद प्राची खाना बना रही होती है, तभी खाने में दीवार से निकलकर पेंट की पपड़ी खाने में गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? पूरा खाना बन ही गया था, तभी ये होना था क्या? माँ जी मेरी बात कभी नहीं सुनती है, और सुने भी क्यों? उन्हें तो कोई परेशानी हो नहीं रही है। सारी परेशानी तो मुझे हो रही है और उन्हें मेरी परेशानी से कोई लेना देना है भी तो नहीं। कोई बात नहीं, अगर माँ जी शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। यही खाना आज तो मैं माँ जी को खिलाऊंगी। प्राची वही खाना तुरंत अपने सास के पास लेकर जाती है। कल्पना भी पड़ोसी विमला के साथ बैठी होती है। प्राची थोड़ा खाना विमला को भी देती है। जैसे ही विमला खाना खाती है कि वहीं दूसरी तरफ वो मुंह से खाना थूक भी देती है। ये देखकर कल्पना कहती है, ये क्या है विमला? एक तो मेरी बहू ने इतना प्यार से खाना दिया तुझे, और तूने वो खाना यही मुंह से थूक दिया। मेरी बहू को नीचे दिखाना था क्या? अरे अन्न का तो अपमान न करती। मैं तेरी तरह छोटे दिल की नहीं हूँ। अगर तेरी बहू खाना बुरा बनाती है ना तो वो भी मैं खा लेती, लेकिन तेरी बहू ने तो खाने में सीमेंट मिलाया है, इसे तुम लोग खाना कहते हो? बहू ये क्या कह रही है विमला? खाने में सीमेंट? माँ जी, वो दीवार से पपड़ी निकल रही है, शायद खाने में गिर गई होगी। मैंने तो खाना अच्छा ही बनाया था। अगर मुझे पता होता कि खाने में पपड़ी गिर जाएगी तो मैं ऐसा खाना लाती ही क्यों? तो बहू एक बार तुझे देख तो लेना चाहिए था ना, बाहर वालों के आगे मेरी बेइज्जती करवा दी। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं बोल तो रही हूँ शायद मेरे पीछे से गिर गई हो। अब मैं पूरा दिन तो रसोई में खड़ी तो नहीं रह सकती हूँ।
आपको मेरी बात तो समझ नहीं आ रही है। अरे जब हमारा घर खंडर बन जाएगा तब आपको मेरी बात समझ आएगी। बहू, तू हमेशा एक ही बात क्यों लेकर बैठ जाती है? अरे गलत भी क्या बोल रही है तेरी बहू, सही ही तो बोल रही है। मैं भी तो तुझे बोल ही रही थी ना कि तेरे बेटे की शादी है, पेंट में अच्छे से पैसा लगवा ले, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी और सस्ता सा पेंट करवा लिया। याद है ना, अगले दिन ही निकलने लग गया था और अब तो उसे घटिया पेंट को 3 साल हो गए हैं। तू क्यों मेरी बहू को भड़का रही है? वो वैसे ही मेरे सर पर चढ़कर नाच रही है और अब तू बोल रही है तो फिर यही सब लेकर बैठ जाएगी ये। माँ जी, अब मैं आपसे बोलने वाली भी नहीं हूँ। आपको जो ठीक लगता है आप वो करो, लेकिन अब जो मैं करूँगी आप उसमें कुछ मत बोल देना। प्राची अब अपनी सास से परेशान हो जाती है, इसलिए अब वो खुद ही पेंट लेकर आती है और घर पेंट करने लग जाती है। ये सब देखकर कल्पना कहती है, बहू, ये सब क्या लगा रखा है तूने? तू घर को पेंट कर रही है? अरे ये काम नहीं है तेरा, तो फिर क्यों तू ये सब कर रही है? माँ जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि आप मेरे मामले में मत बोलना। आपको मेरी बात तो माननी नहीं है, तो मुझे खुद से कुछ तो करना ही था ना, इसीलिए बहू ही घर पेंट करेगी। बहू, ये सब तेरे बस की बात नहीं है, तू बस खराब ही करेगी। पहले जो था वो कम से कम देखा तो जा रहा था ना, लेकिन अब तू पता नहीं कौन सी कलाकारी कर देगी, घर देखने लायक भी नहीं बचेगा। माँ जी, आपको क्या मैं इतनी अनाड़ी लगती हूँ? अरे मुझे आता है घर पेंट करना। बहू, तू अनाड़ी लगती नहीं है, बल्कि तू अनाड़ी ही है। घर को पेंट करना इतना आसान नहीं होता। तू रहने दे बहू, क्यों मेरे घर का सत्यानाश करने में लगी हुई है? माँ जी, आप बार बार मुझे टोको मत, वरना मैं अच्छे से घर पेंट नहीं कर पाऊंगी। कल्पना अपनी बहू को बार बार मना करती रहती है, लेकिन प्राची धीरे धीरे पूरा घर पेंट कर देती है और वो भी काफी ज्यादा अच्छा पेंट करती है। ये देखकर कल्पना बहुत ज्यादा चौंक जाती है। कुछ देर बाद विमला भी घर देखने आती है और वो भी चौंक जाती है। अरे कल्पना, तेरा घर तो बहुत ज्यादा चमक गया। ये घर चमकने का चमत्कार कैसे हुआ? मैंने तो किसी को नहीं देखा था कि कोई तेरे घर में पेंट करने आया हो। चौक तो मैं भी गई हूँ, लेकिन मेरे घर कोई भी बाहर से पेंट करने वाला नहीं आया है। ये सब मेरी बहू का ही कमाल है। प्राची बहू, तू पेंट करना भी जानती है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। माँ जी, आपको तो पता है मेरा मायका काफी छोटा है, तो हम उसमें खुद ही पेंट कर लेते थे और फिर कॉलेज में भी कई बार मैंने पेंट जैसी एक्टिविटी में हिस्सा लिया है, इसीलिए मुझे आता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ आने के बाद भी मुझे अपना घर पेंट करना पड़ेगा। आज तक घर संवारने वाली बहू देखी है, लेकिन घर को पेंट करने वाली बहू पहली बार देख रही हूँ। आखिरकार प्राची खुद ही अब अपने घर को पेंट करके अपने मन को खुश कर लेती है, जिसके बाद कल्पना भी कुछ नहीं कहती। शकुंतला ने कुछ ही दिनों पहले अपने छोटे बेटे की शादी की थी और जब से शकुंतला की छोटी बहू आई थी तब से तो शकुंतला में और भी बदलाव दिखने लगा था। जो पहले अपनी बड़ी बहू को अहमियत देती थी, अब वो उससे ढंग से बात भी नहीं करती थी। अब एक रोज कोमल अपनी सास शकुंतला से कहती है, माँ जी, कोई बात है क्या? आप आजकल मुझसे ठीक से बात ही नहीं कर रही हो। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों, तेरे मन में लड़ने का कोई विचार आ रहा है क्या? अगर किसी बात को लड़ने का मुद्दा बनाना है तो बना लेते हैं। अरे माँ जी, रहने दीजिए, दीदी को मेरे आने से दिक्कत हो रही होगी, और कुछ नहीं। मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि मुझे तुम्हारे आने से दिक्कत हो रही है। बहू, जा जाकर काम कर। मुझे लगता है कि तेरा लड़ने का मन कर रहा है, और अगर ऐसा है तो मुझ में अभी इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुझसे लड़ सकूं। और छोटी बहू, तू मेरे लिए 1 कप चाय बना ले। माँ जी, मैं बना देती हूँ आपके लिए अदरक वाली चाय। नहीं, रिंकू बना लेगी। तू कोई दूसरा काम कर ले। और हाँ, मेरा ध्यान रखने के लिए रिंकू है, तो तू घर के काम को ज्यादा ध्यान से किया कर। माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात है तो बात करते हैं ना। नहीं बहू, कोई बात नहीं है। जा जाकर अपना काम कर और मुझे शांति से बैठने दे। कोमल बहुत ही सीधी थी और जब तक रिंकू नहीं आई थी अपनी सास की खूब सेवा कर रही थी और शकुंतला भी अपनी बड़ी बहू कोमल से कोई शिकायत नहीं करती थी। लेकिन जब से रिंकू आई तब से शकुंतला अपनी बड़ी बहू को देखना भी पसंद नहीं करती थी। एक रोज तो शकुंतला अपनी छोटी बहू की बातों में आकर अपनी बड़ी बहू को खूब सुनाती है और घर से निकल जाने को भी कहती है। तू अकेले ही खुश थी, जब से छोटी बहू आई है तो तू उसे देखना ही नहीं चाहती है। अगर तू इस घर में हम सबके साथ खुश नहीं है तो तू अभी की अभी इस घर से निकल जा। माँ, आप ये कैसी बात कर रही हो? वो घर से निकल जाएगी तो कहाँ जाएगी? कहीं भी जाए, मुझे उससे क्या।
और अगर तुझे मेरी बात इतनी बुरी लग रही है तो भी अपनी जोरू के साथ घर छोड़कर जा सकता है। ठीक है माँ, आज आपने अपने बेटे को पराया कर दिया। चलो अच्छा है, मैं और कोमल इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। हाँ हाँ जाओ, कम से कम घर में शांति तो रहेगी। जी हम कहाँ जाएंगे, माँ जी तो गुस्से में कुछ भी बोल देती है, उनकी तो आदत है। उनका गुस्सा थोड़े समय बाद शांत भी हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों जाओ, मैं पूरे होश हवास में ये बात बोल रही हूँ। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। चलो अब, और कुछ सुना बाकी रह गया है क्या? चलो यहाँ से। इतना कहने के बाद शंकर अपनी पत्नी कोमल का हाथ पकड़ लेता है और वहाँ से चला जाता है और अपने मोहल्ले से दूर एक कमरा किराए पर लेता है और एक दुकान में काम करने लगता है। लेकिन कुछ दिनों तक तो काम जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन जब घर में दिक्कत आने लगती है तो कोमल एक छोटा सा आलू भरता और पराठे की दुकान लगाती है, जो पहले ही दिन से अच्छा चलने लगता है। क्या बात है कोमल, तुम भी अपने पति के कदम से कदम मिला के चलना सीख गई। हाँ, क्योंकि जिस तरह आप मेरे हर सुख और दुख में मेरे साथ रहे हो, उसी तरह मैं भी आपके हर सुख दुख में साथ रहना चाहती हूँ। तुम सच में दिल की बहुत अच्छी हो कोमल, लेकिन मुझे तुम्हें ऐसा करता हुआ देखकर बहुत दुख हो रहा है। जब मैं तुम्हें काम करता हुआ देखता हूँ मुझे बहुत दुख होता है। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं भी अब कमाने लगी हूँ और आप मुझसे उधार ले सकते हो। अच्छा जी, अब तुम मुझे उधार भी दोगी? इसका मतलब वो पैसे तुम्हारे अकेले के हैं? हाँ, क्योंकि अब मैं भी तो कमाने लगी हूँ ना, इसीलिए। ऐसे ही समय बीत रहा था और कुछ ही दिनों में कोमल की दुकान फेमस हो जाती है और कोमल के आलू भरता इतने टेस्टी होता है कि खाने वाला अपनी उंगलियां चाटता ही रह जाता है। एक रोज शकुंतला के घर उसकी पड़ोसन रज्जो का आना होता है। अरे शकुंतला, चल बाजार होकर आते हैं। काफी समय हो गया है, हमने कुछ बाहर का खाया भी नहीं है। तू ठीक कह रही है, मैं भी घर बैठे बैठे टेंशन लेती रहती हूँ। और हम वो आलू भरता भी खा कर आएंगे जिसका नाम खूब फेमस है। मैंने भी बस नाम सुना है, खाया नहीं है। हाँ ठीक है, चलते हैं और खा कर देखते हैं कि कैसा स्वाद है आलू भरते का। तू तो जानती है ना कि कोमल के हाथों का आलू भरता मुझे कितना पसंद था, लेकिन जब से वो गई है तब से मुझे कुछ अच्छा खाने को मिला ही नहीं। अरे इसकी जिम्मेदार तो तू खुद ही है। अपनी भोली भाली बहू को तूने अपनी इस नकचड़ी बहू के कहने पर घर से जो निकाल दिया। दुख तो मुझे भी है रज्जो, लेकिन वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, मुझे तो उन दोनों के बारे में कोई खबर नहीं है और मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। तू तो ये बात जानती है ना। चल इतना मत सोच, जहाँ भी होंगे खुशी होंगे, और क्या ही कर सकते हैं। अब शकुंतला और रज्जो बाजार के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ वो सब्जी लेने के बाद आलू भरता वाली की दुकान को ढूंढने लगते हैं। काफी समय बाद रज्जो को एक छोटा सा स्टॉल दिखता है जिसमें खूब भीड़ होती है। अरे शकू, मिल गया, वो देख यही है दुकान, चल चल कर खाते हैं। अरे खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है, खाने का तो लालच और भी ज्यादा बढ़ गया है मेरा। एक मिनट रज्जो, ये खुशबू किस चीज की है? ऐसा लग रहा है जैसे ये खुशबू मेरी बहू के हाथों के बने हुए आलू भरते की हो। अरे अरे, तुझे अपनी बहू के आलू भरते की याद आ गई होगी और कुछ नहीं। चल आजा खाते हैं। इतना कहने के बाद रज्जो और शकुंतला उस दुकान पर जाते हैं। जब रज्जो 2 प्लेट आलू भरता और पराठे के लिए बोलने जाती है तो वो देखती है कि वहाँ आलू भरता कोई और नहीं बल्कि शंकर और कोमल बना रहे हैं। बोल आई ना, कितने प्लेट बोला है? अरे अरे, वो सब तो छोड़, ये आलू भरते वाली तेरी बहू निकली शकुंतला। मैं सच कह रही हूँ, अगर तुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा तो तू अपनी आंखों से देख ले। अरे क्या तू भी मजे ले रही है? वो ना जाने कहाँ होंगे। आना इस बेंच पर बैठते हैं, थोड़ा भीड़ भी कम हो जाएगी, तब तक तो दुकानदार का ध्यान खुद ही हम पर जाएगा। मैं मजे लेने के मूड में नहीं हूँ शकुंतला, मैं सच कह रही हूँ। तुझे विश्वास नहीं हो रहा है क्या? चल मैं देखूं जरा, तू कितना सच बोल रही है और कितना झूठ। अब जैसे ही शकुंतला देखने लगती है तो वो आलू भरते वाली सच में उसकी बहू कोमल ही थी। तो वो साथ में शंकर भी दुकान पर ग्राहकों को आलू भरता देने पर लगा हुआ था। और जब कोमल की नजर अपनी सास पर पड़ती है तो वो सारा काम छोड़कर अपनी सास के पैर छूकर कहती है, माँ जी आप, अरे आइए बैठिए। माँ जी आप खड़ी क्यों है? अजय सुनिए, देखिए माँ जी और रज्जो काकी आई है हमसे मिलने। बहू तूने ये काम कब से शुरू किया? और शंकर तू भी यही काम करने लगा? तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ हाँ माँ जी, हम ठीक है, बस अपने हाथों के हुनर की वजह से ये आलू भरते की दुकान खोल ली है और घर भी इससे अच्छा खासा चल रहा है। माँ,
आप कितनी कमजोर हो गई हो। कोमल, तुम माँ और काकी के लिए आलू भरता और पराठा निकालो। माँ, आपको एक खुशखबरी दूं? हाँ बोल ना। तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई हैं कि मेरा बच्चा कैसा होगा, कहाँ होगा। मुझे माफ कर दे। माँ, मैं भला आपसे कितने दिनों तक नाराज रह सकता हूँ। वो मुझे आपको ये बताना था कि आप दादी बनने वाली हो और मैं पापा। सच में? मेरी बहू पेट से है? अरे इतनी बड़ी खुशखबरी सुनी है मैंने आज। तुम दोनों अभी मेरे साथ घर चलोगे? नहीं माँ, हम यही रहना चाहते हैं। मैं कोमल का ध्यान अच्छे से रखता हूँ, बस आप अपना ध्यान रखो और कभी कभी दिल करे तो आ जाना हमारे पास। अरे देख शकुंतला, तेरे बेटे बहू तुझसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन तू भी अपनी छोटी बहू की बातों में क्या ही कर बैठी। जब शकुंतला को पता चलता है कि उसकी बड़ी बहू आलू भरता की दुकान चला रही है तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसके बहू बेटे अब उससे नाराज नहीं थे। पवित्रा दिल्ली की रहने वाली थी, लेकिन उसकी शादी एक गुजराती परिवार में हो गई थी। पवित्रा को अपने ससुराल वालों से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसे गुजराती खाना बनाना नहीं आता था। इस बात को लेकर वो थोड़ी डरी हुई थी। तभी एक दिन वो अपने पति राजीव से बोलती है, राजीव जी, वैसे तो आपके घर वाले मुझे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि मुझे गुजराती खाना बनाना ही नहीं आता तो कहीं वो लोग मुझ पे गुस्सा ना हो जाए। वैसे थोड़ी परेशानी की बात तो है, क्योंकि मेरी माँ को गुजराती खाना बहुत पसंद है और वो खाने के मामले में बहुत शौकीन है। राजीव जी, मुझे सारा खाना बनाने आता है, सिर्फ गुजराती खाना बनाने नहीं आता। वो भी अगर कोई मुझे सिखाएगा तो मैं वो भी सीख जाऊंगी। हाँ वो तो है, लेकिन अभी तुम इस घर में नई नई शादी करके आई हो, पहले ही सबको बोल दोगी कि तुम्हें खाना बनाना आता नहीं तो तुम्हारी क्या इमेज बनेगी इस घर में। पहले दिन इमेज खराब हो जाएगी तुम्हारी। अरे मैंने आपको कब बोला कि मुझे खाना बनाना नहीं आता? मैंने तो बस इतना बोला है कि मुझे गुजराती खाना बनाना नहीं आता, और आपके यहाँ सब गुजराती हैं और उन लोगों को गुजराती खाना पसंद है, तो मैं अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पवित्रा और राजीव एक दूसरे से खाने को लेकर बहस कर ही रहे होते हैं। तभी पवित्रा की ननद जिग्ना वहाँ आती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है, जिसे सुनने के बाद वो बोलती है, भाभी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको गुजराती खाना बनाना नहीं आता है ना, तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं आपको गुजराती खाना बनाना सिखाऊंगी। आप सच कह रही हैं? आपको गुजराती खाना बनाना आता है? हाँ बिल्कुल, मुझे गुजराती खाना बनाना आता है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। मैं तो फालतू में ही इनसे बहस कर रही थी तब से। अरे कोई बात नहीं भाभी, आप चलिए मेरे साथ रसोई में। जिग्ना इतना कहकर पवित्रा को लेकर रसोई में जाती है और उसे दाल ढोकला बनाना सिखाती है। कुछ देर बाद सभी नाश्ता करने के लिए उसका पति सास वहाँ आते हैं। तभी पवित्रा सबके लिए दाल ढोकला लेकर आती है, जिसे देखकर उसकी सास सुगंधा बोलती है, क्या बात है बहू, तूने आते ही अपने ससुराल वालों की तरह खाना बनाना सीख लिया। क्या करे माँ जी, जब रहना ही यहाँ है तो चीज तो सीखनी पड़ेगी ही। और मैं सच बताऊं, आज कुछ अलग बनाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तूने आते ही अपने ससुराल वालों की पसंद और नापसंद को जानने की कोशिश करी और उनका मान रखा। वरना तो ये भी बोल सकती थी कि मैं गुजराती नहीं हूँ और मुझे गुजराती खाना बनाना नहीं आता। माँ जी, मैं अपने रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं करना चाहती, इसलिए आपको पहले ही बता दूं, ये बात सच है कि मुझे गुजराती खाना बनाना नहीं आता। ये क्या बोल रही है बहू तू? तुझे गुजराती खाना बनाना नहीं आता? तो फिर तूने ये दाल ढोकला कैसे बनाया? कहीं बाहर से तो नहीं मंगवाया है ना? नहीं माँ जी, मैंने ये खाना किसी और से नहीं मंगवाया है, बनाया तो है खुद ही। लेकिन दाल ढोकले को बनाने में ननद जी ने मेरी मदद करी है। मुझे गुजराती खाना छोड़कर बाकी सारा खाना बनाना आता है। पवित्रा की बात सुनकर सुगंधा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसकी सच्चाई देखकर वो अपनी नाराजगी खत्म कर लेती है और उसके बनाए हुए ढोकले को खाती है। ढोकला खाकर उसे बहुत खुशी होती है और वो बोलती है, बहू, मुझे लगा था कि तू पहली बार दाल ढोकला नहीं बना पाएगी, लेकिन ये दाल ढोकला तो बाहर मिलने वाले दाल ढोकला से भी अच्छा है। अब बस क्या अपनी सास को खिलाती रहोगी या मुझे भी टेस्ट करवाओगी? जी अभी देती हूँ, आप भी खाकर बताइए कैसा बना है। दाल ढोकला तो सच में बहुत अच्छा बना है, मजा आ गया खाकर। लेकिन बहू, हम गुजराती खाना तो हमेशा से खाते आ रहे हैं ना, अब तू अपनी तरफ से कुछ अच्छा बनाकर खिला। मैं भी तो देखूं जरा कि तुझे क्या क्या बनाना आता है।
जी बिल्कुल माँ जी, कल से मैं आपको अपनी तरफ का खाना बनाकर खिलाऊंगी, जो हमारे दिल्ली की फेमस रेसिपी है। ठीक है बहू, मुझे तेरे हाथों से बनी चीजों का इंतजार रहेगा। कुछ देर बाद सभी लोग खा पी कर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अगले दिन पवित्रा अपने ससुराल वालों को दिल्ली की फेमस चीजें जैसे छोले भटूरे, दाल फ्राई, वेज बिरयानी जैसी फेमस चीजें बनाकर खिलाती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी गुजराती ननद दाल ढोकले के सिवा कुछ नहीं बनाती थी। जिस पर एक दिन सुगंधा अपनी बहू से बोलती है, बहू, अपने साथ साथ अपनी गुजराती नंद को भी अच्छा अच्छा खाना बनाना सिखा दे, वरना ये अपने ससुराल में जाकर क्या बनाएगी। माँ जी, ननद जी को तो सब कुछ बनाना आता है। अरे बहू, उसे दाल ढोकला के सिवा कुछ भी बनाना नहीं आता। दाल ढोकला भी इसलिए बनाना आता है क्योंकि उसे बहुत पसंद है। उसका जब भी खाने का मन करता है वो जल्दी से बना लेती है। ठीक है माँ जी, मैं ननद जी को उनकी शादी से पहले सब कुछ सिखा दूंगी। वही अच्छा होगा, वरना इसके ससुराल वाले इसे धक्के मारकर घर से निकाल देंगे। अपनी माँ और भाभी की बातें जिगना उनसे कुछ दूर खड़ी ही सुन रही होती है, जिसे सुनकर वो उनके पास जाती है और बोलती है, मुझे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे सब बनाना आता है। क्या बनाना आता है तुझे? जरा मुझे भी तो तू बता। दाल ढोकला बनाना आता है मुझे। तेरे इस दाल ढोकले से मैं परेशान हो गई हूँ। इसके अलावा तुझे क्या क्या बनाना आता है? ये तेरा दाल ढोकला बनाने से तेरे ससुराल में बसर नहीं होगा, समझी तू? इसलिए आज के बाद इस दाल ढोकले का नाम मत लियो। अपनी माँ की बात सुनकर जिगना गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। दिन बीतते हैं। पवित्रा अपनी ननद को बहुत समझाने की सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन जिगना अपनी भाभी की बातों पर ध्यान नहीं देती। अचानक से पवित्रा की तबीयत खराब हो जाती है और रसोई का सारा भार जिगना पर आ जाता है और वो तीनों ही टाइम दाल ढोकला ही बनाती थी। उसके घर वालों के साथ साथ पवित्रा भी अपनी ननद का दाल ढोकला खा खा कर परेशान हो चुकी थी, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। एक दिन जिगना पवित्रा के कमरे में आती है और खाने की भरी थाली देखकर बोलती है, क्या हुआ भाभी, आपने खाना क्यों नहीं खाया? ननद जी, अब मेरे बस की नहीं है दाल ढोकला खाना। मैं बहुत बोर हो गई हूँ ये खा खा कर। अब आप भी यही बोलेंगे भाभी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो क्या करूँ ननद जी, आप आए दिन सिर्फ दाल ढोकला बनाती रहती हैं। हम भी इंसान हैं, आखिर एक ही चीज कितनी बार खा सकते हैं? भाभी मैं भी तो वही खाती हूँ ना, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। नंद जी, आपको पसंद है दाल ढोकला, इसलिए आपको परेशानी नहीं होती, लेकिन हमें तो पसंद नहीं है ना ये चीज, तो इसलिए हम इसे बार बार खा के बोर हो जाते हैं। लेकिन हम तो अपनी पसंद की चीज भी इतनी नहीं खा सकते जितना आप दाल ढोकला खाती हो। पवित्रा की बात जिगना को अच्छी नहीं लगती और वो मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन जिगना को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं और जिगना उनके लिए चाय नाश्ता लाने की जगह दाल ढोकला लेकर आती है, जिसे देखकर लड़के की माँ बोलती है, बेटी ये क्या है, तुम क्या बना के लाई हो? आंटी जी, ये दाल ढोकला है, गुजराती रेसिपी है और मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। अच्छा, तो तुम्हें गुजराती खाना बनाना भी आता है? अरे नहीं नहीं आंटी जी, मुझे सारा गुजराती खाना बनाना नहीं आता, सिर्फ दाल ढोकला बनाना आता है। अच्छा, तो इसे छोड़ के कुछ और भी चीजें होंगी जो तुम्हें बनानी आती होगी? नहीं आंटी जी, मुझे सिर्फ दाल ढोकला ही बनाना आता है, क्योंकि ये मेरी मनपसंद डिश है ना, इसीलिए। अच्छा, तो तुम सुबह शाम हमें खाने में क्या खिलाओगी? दाल ढोकला, क्योंकि मुझे तो यही बनाना आता है। बहू, आज ये तेरी गुजराती नंद का दाल ढोकला इसे ले डूबेगा। अब ये रिश्ता नहीं होने वाला। माँ जी, लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अगर हमने बीच में बोला तो मेहमान सोचेंगे कि लड़की में कोई कमी है, इसलिए हम बोल नहीं सकते बीच में। तू सही कह रही है बहू, इसके जैसे मूर्ख लोग होते हैं जो अपने हाथों से अपनी किस्मत फोड़ते हैं। देखिए बहन जी, आपकी लड़की में बहुत गुण है, लेकिन इतनी गुण वाली लड़की हमें अपने घर में नहीं चाहिए, माफ कीजिएगा। सुगंधा को ताने सुनाकर लड़के की माँ वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जिगना के घर वाले अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और एक बार फिर पवित्रा की गुजराती ननद का दाल ढोकला उस पर भारी पड़ जाता है। साक्षी को चाट खाने का बहुत शौक था। वो आए दिन अपने घर में तरह तरह के चाट बनाती रहती थी। एक दिन सुबह के समय वो अपनी रसोई में आलू चाट बना ही रही होती है
तभी उसकी दोस्त राधा वहाँ आती है और बोलती है, क्या यार, पूरे दिन रसोई में खड़ी रहती है। इतने दिन बाद तो हमें छुट्टी मिली ऑफिस से, चल कहीं घूम कर आते हैं। नहीं यार, क्या ही बाहर जाएंगे, आराम से घर में ही रहते हैं ना। यार तू कितनी आलसी है, जब भी तुझे कहीं बाहर जाने को बोलूं तो हमेशा ही मना कर देती है। मैं आलसी नहीं हूँ। अगर आलसी होती तो ऑफिस की छुट्टी वाले दिन आराम से अपने कमरे में सो रही होती, यहाँ रसोई में खड़े होकर काम नहीं कर रही होती। ये तू अपने लिए ही कर रही है ना, कि किसी और के लिए कर रही है? ठीक है फिर जा तू, अब मुझसे कुछ भी खाने के लिए मत मांगियो। अरे यार तू तो बुरा मान गई, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। मुझे तेरे हाथ की चाट बहुत अच्छी लगती है, बिना उसे खाए तो मैं रह ही नहीं सकती। नहीं, मैं नहीं दूंगी, क्योंकि तू मेरा मजाक उड़ा रही है, मुझे आलसी बोल रही है। राधा और साक्षी आपस में बातें कर ही रहे होते हैं। तभी साक्षी की माँ माला वहाँ आती है और बोलती है, क्या बात है, आज तो रसोई से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया जा रहा है? आंटी जी, आपकी लड़की आलू चाट बना रही है। मेरा भी बहुत मन कर रहा है खाने का, लेकिन ये मुझे देने से मना कर रही है। क्यों साक्षी, तू ऐसा क्यों कर रही है? ये तो तेरी पक्की वाली सहेली है ना? हाँ माँ, ये मेरी पक्की सहेली है, लेकिन ये मुझे आलसी बोल रही है। कह रही है हर छुट्टी पर घर पे ही पड़ी रहती है, मेरे साथ कहीं घूमने नहीं जाती। अब आप ही बताइए माँ, जो बाहर घूमने नहीं जाता वो आलसी होता है क्या? अच्छा ठीक है, वो मजाक कर रही होगी, इतना दिल पर मत ले इसकी बात को। दोस्तों में तो ये सब चलता रहता है। अब अगर तेरा आलू चाट बन गया हो तो हमें भी खिला दे। हाँ माँ, बन गया। आप लोग बाहर चल के बैठिए, मैं आप सभी के लिए आलू चाट लेकर आती हूँ। साक्षी की बात सुनकर माला और राधा रसोई में जाकर हॉल में बैठ जाती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद साक्षी दोनों के लिए प्लेट में आलू चाट लगाकर लेकर आती है और उन्हें खाने को देती है। आलू चाट खाते ही उनका दिल खुश हो जाता है और एक साथ बोलती हैं, लाजवाब एकदम। पक्का आप लोग सच बोल रहे हैं ना? कहीं आप लोग मेरा दिल रखने के लिए तो मेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं? अरे नहीं यार, सच में तेरे आलू चाट लाजवाब है एकदम। मैं तो तुझे कहती हूँ, तू जॉब छोड़कर चाट की स्टॉल लगा ले, अपनी सैलरी से ज्यादा कमा लेगी तू। वैसे राधा बेटी, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, मजा ही आ जाएगा। तब हमें जो चाट हफ्ते में एक दिन खाने को मिलती है वो रोज मिलने लगेगा। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो इस बात पर पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं भी आंटी जी, तभी तो बोल रही हूँ, ये अपनी चाट की स्टॉल लगा ले, मुझे पार्टनर बना ले, दोनों मिलकर खूब कमाएंगे। वाह, क्या तरीका है आप लोगों का मेरी तारीफ करने का। मैं अपनी मैनेजर की पोस्ट छोड़कर चाट का स्टॉल लगाऊं, इसी दिन के लिए मैंने इतनी पढ़ाई करी थी। देख, ये सब कहने वाली बात है, मेरी बात मान तो नौकरी नौकरी ही होती है। इसीलिए चाट का स्टॉल लगा ले और सभी को अलग अलग चाट बनाकर खिला और अच्छे खासे पैसे कमा। सच में आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। चुपचाप बैठकर चाट खाओ, बिना सर पैर की बातें मत करो मुझसे। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में अपनी बनाई हुई चाट खाने। साक्षी अपनी माँ और दोस्त की बात को अनसुना करके वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। तभी एक दिन साक्षी को देखने के लिए एक राहुल नाम का लड़का अपनी माँ कुसुम के साथ उनके घर आता है। तभी माला साक्षी के कमरे में जाती है और बोलती है, बेटी लड़के वाले आकर बैठ गए हैं, अब तू जा चाय नाश्ते के लिए। अब मैं चाय नाश्ता देने के लिए उठ नहीं सकती हूँ, तो तू जाकर कुछ अच्छा चाय नाश्ता तैयार कर ले और हॉल में लेकर आ जाइयो थोड़ी देर में। और थोड़ा अच्छे कपड़े भी पहन लियो, लड़के वाले तुझे देखने आए हैं। माँ देखो, बात बहुत सिंपल सी है। अगर उन्हें मुझे पसंद ही करना होगा तो चाहे जैसी भी रहूं, वो मुझे पसंद कर ही लेंगे, और अगर नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ बेटी, लेकिन इस टाइम तू अपना ज्यादा दिमाग मत लगा और जैसा बोला है वैसा कर। मुझे टाइम नहीं है कि मैं यहाँ खड़ी होकर तुझसे बहस कर सकूँ। जिसके बाद साक्षी भी तैयार होकर रसोई में चाय नाश्ते की तैयारी करने चली जाती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या बनाए। तभी उसकी माँ उसे बाहर आने के लिए आवाज देने लगती है और वो जल्दी से मूंग दाल की चाट और पानी लेकर हॉल में आ जाती है। तभी माला उससे बोलती है, बेटी ये क्या है? मैंने तो तुझे चाय और कुछ नाश्ते पानी लाने को बोला था, तो फिर तू ये क्या लेकर आई है? माँ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि चाय के साथ नाश्ते में क्या बनाऊं, और तब तक आपने आवाज दे दी, तो खाली हाथ तो आ नहीं सकती थी। तभी मेरी नजर भीगी हुई मूंग दाल पे पड़ी, तो मैंने जल्दी से मूंग दाल की चाट बना ली। मूर्ख लड़की, तुझे चाट बनाने के सिवा कुछ और समझ में नहीं आता क्या? अब मैं मेहमानों को क्या खिलाऊं?
जाने दीजिए बहन जी, हमें आपकी बेटी की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वो क्या है ना कि हमारे घर में कोई चाय नहीं पीता तो कोई बड़ी बात नहीं। और रही बात कुछ खाने की, तो हम ये चाट खा लेंगे। जी आंटी जी, हम ये मूंग की दाल का चाट खा लेंगे, क्योंकि इत्तेफाक से ना मुझे मूंग की दाल का चाट बहुत पसंद है। इससे हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी बेटी को मत सुनाइए। लड़के की बात सुनकर साक्षी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है, जिसके बाद वो सभी को मूंग दाल की चाट खाने को देती है, जो कि उन्हें बहुत पसंद आती है। और सभी शादी के लिए हाँ करके वहाँ से चले जाते हैं। समय बीतता है और समय के साथ शादी का दिन भी आ जाता है और साक्षी और राहुल की शादी भी हो जाती है। और साक्षी अपने ससुराल पहुँच जाती है और उन्हें अगले दिन के लिए भी चाट बनाकर खिलाती है, वो भी चना चाट। सभी नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और खाने की अनेकों चीजों के साथ चना चाट देखकर तभी राहुल बोलता है, ये सब क्या है? तुमने इतना सब खाना बनाया था, फिर ये चाट बनाने की क्या जरूरत है तुम्हें? इतनी मेहनत क्यों करी? इसमें मेहनत वाली क्या बात है? चाट तो मेरी लगभग सभी डाइट में शामिल है। मुझे चाट खाना बहुत पसंद है और जितना खाना पसंद है उतना बना भी लेती हूँ। अच्छा, तुम्हें कितनी तरह के चाट बनाने आते हैं? आप जिस भी तरह की चाट खा सको मैं सब बना लेती हूँ। चाट बनाने में मुझसे कोई नहीं जीत सकता। फिर भी कुछ चाट के नाम तो बताओ, मुझे भी तो पता चले। देखिए, मुझे चाट के ज्यादा नाम तो याद नहीं है, लेकिन मैं आपको 2-4 नाम बता सकती हूँ, जैसे आलू चाट, चना चाट, पापड़ी चाट, मूंग चाट और बस 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 बस, मैं सब समझ गया कि तुम्हें तरह तरह के चाट बनाने आते हैं। वैसे एक बात बताओ, चाट बना बना के तुम बोर नहीं होती? राहुल, आप भी ना कैसी बातें कर रहे हैं? बोर तो जब होंगे ना जब मैं एक चाट बनाऊंगी। मैं तो रोज रोज नए नए तरीके की चाट बनाती रहती हूँ। फिर भी यार, चाट चाट होती है, कितना खाएगा इंसान? अरे चाट मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं उतना तो नहीं खा सकता। बस कर तू, क्या आते ही बहू के पीछे पड़ गया। बहू हमारे साथ साथ शादी के बाद अभी तेरा भी घर है, तू जो चाहे खा सकती है, बना सकती है, तुझे कोई नहीं रोकेगा। माँ, मैं इसको कुछ खाना बनाने या खाने से मना नहीं कर रहा हूँ, बस मैं तो इससे पूछ रहा हूँ कि इसे कितनी तरह के चाट बनाने आते हैं। वैसे मुझे तो इससे कोई परेशानी नहीं है कि ये क्या खाए क्या ना खाए। हाँ, तो अब पूछने की भी जरूरत नहीं है। अब वो इसी घर में रहेगी, रोज अलग अलग तरह की चाट बनाएगी, तब खाइयो और पूछियो। अभी से उसे परेशान मत कर। माँ, आप अपनी बहू के आते ही बदल गई। आपने तो तुरंत अपना रंग दिखा दिया। बिल्कुल, मेरी एक लौती बहू है, जो चाहे वो करे। माँ, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, थोड़ा मेरा भी ध्यान रखना चाहिए आपको। तेरा ध्यान रखने वाली लेकर आई हूँ, अब ये तेरा ध्यान रखेगी। ला बहू, जल्दी से अपना चना चाट दे, पहले मैं उसे ही खाऊंगी। अपनी सास का प्यार देखकर साक्षी को बहुत खुशी होती है और उसके ससुराल वाले बड़े प्यार से उनकी बनाई हुई चाट को खाते हैं। और उस दिन की बात से उसके ससुराल में हर रोज अलग तरह की चाट मानो उनकी सुबह या शाम के नाश्ते का हिस्सा बन गई थी।